कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे मंच को संचालन कर रहे छोटू चौधरी जी, रंजीत कुमार नंदी जी निषाद विकास संघ के अध्यक्ष हैं, वो कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। पूजा समिति के अध्यक्ष पारस चौधरी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई बाल गोविंद बिंद जी उपस्थित हैं मंच पर, और हम सभी के साथी युवा नेता, आप सबके चाहते हमारे एमडी नारायणा मेडिकल कॉलेज के संरक्षक श्री विकास नारायण सिंह जी, श्री विक्रम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही देर से आप अपने कीमती समय को मंच पर दे रहे हैं, इसके लिए विशेष तौर पे आपको धन्यवाद। और थोड़ा सा हमारा जो आज का भाषण है उसमें कटौती आपके कारण हो जाएगा, क्योंकि आप खैर बीजेपी और हम हैं क्या बोलेंगे तो हमको लगता है, क्योंकि मैं आज आपको सम्मान दूंगा, क्योंकि आप हमारे मंच पे आए हैं, तो मैं आपको ध्यान में रखकर ही कुछ बोलूंगा। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, जो अंदर आत्मा में जो भाव है शायद थोड़ा बहुत निकल जाए, इसको ज़्यादा दिल पे नहीं लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में इस देश में खास करके निषाद समाज का अगर कल्याण अगर कोई कर सकते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आपकी पार्टी का है। तो हम तो चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ करें। और जब हमको अगर जो चीज़ ठंड में अक्सर क्या होता है कि घी जम जाता है, और जब घी जम जाता है तो उसको निकालने के लिए उंगली टेढ़ा करना पड़ता है, या ना तो उसको आग पे डालना पड़ता है। तो अभी हम लोग, क्योंकि अभी आपका 1 साल है सरकार का, और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम बहुत उम्मीद करते हैं। जब भी मैं मिला हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो हमेशा बेटा के समान ही हमेशा मुझे स्नेह प्यार दिए हैं। लेकिन राजनीति में तो सब अपने अपने पार्टी के लिए, अपने अपने दल के लिए जीते हैं, मरते हैं। तो कुछ जगह वो अपनी जगह पे सही हैं और कुछ जगह पे हम सही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। और इस कार्यक्रम उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के सह मुखिया जगदीश चौधरी जी, इस कार्यक्रम उपस्थित हमारे सासाराम के जिला अध्यक्ष भाई विवेक कुशवाहा जी उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम उपस्थित जिला परिषद सदस्य के पति, यहाँ पे हमारे छोटे भाई युवा नेता श्री गांधी चौधरी जी। इस कार्यक्रम में मुखिया उपस्थित हमारे भाई मनोज भारती जी, केदार चौधरी जी, गुलाब चंद्र चौधरी जी, सुनील कुमार जी ओबरा से यहाँ उपस्थित है, देवमुनि चौहान जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है, और महेश चौधरी जी जो पूर्व मुखिया हैं यहाँ पे उपस्थित है, पूर्व मुखिया बहन सीमा चौधरी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है, हमारे भाई मुखिया संजय चौधरी जी, मनोज कुमार चौधरी जी ओबरा प्रखंड के अध्यक्ष हैं, और रंजन चौधरी जी जो वीआईपी पार्टी के नेता हैं, आईटी सेल के पदाधिकारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उदय चौधरी जी, उमेश चौधरी जी, राम कुमार चौधरी जी जिला महासचिव वीआईपी पार्टी के यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमान गौरव चौधरी जी, मिठाई लाल जी, केदार चौधरी जी, कमलेश चौधरी जी, राजकुमार चौधरी जी, दिलीप चौधरी जी, बच्चेलाल निषाद जी जो बक्सर सराय पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, किरण देवी जी समाज सेवी हैं, कुसुम देवी जी शिक्षक हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में भी हमारे साथ उपस्थित है प्रोफेसर बड़े भाई और वीआईपी पार्टी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर राजकुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेहमान कह सकते हैं कि आपके मंच पर उपस्थित है सीमा कुशवाहा जी, जो बहुत जल्दी 9 तारीख को पटना कार्यालय में सीमा कुशवाहा जी जो वीआईपी पार्टी के सदस्य बनने के लिए जा रही है, वीआईपी परिवार में आने के लिए जा रही है। मेरे तरफ से और आपकी तरफ से जोरदार ताली के लिए सीमा कुशवाहा जी के लिए। और हमारे बड़े भाई कलाकार टोपी ने अपना नाम राम जन्म टोपी वाले भाई साहब को बहुत बहुत बधाई, आपके सारे टीम को कि आपने बहुत ही अच्छा शानदार आपने स्वागत गीत गाया है। हमारे मीडिया के बंधु साथी आप सभी को, और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ, सभी नेतागण इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में माता बहन
नौजवान साथी सभी को सनत मुल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों। आज हम लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उपस्थित हैं, वेद व्यास जी की जयंती पे उपस्थित है और मैं यहाँ पे आपसे जो मैंने सीखा है मैं आपके बीच में बात रखूंगा। मैंने अपने दुश्मन से जो सीखा है, क्योंकि वो भी हमारा गुरु है। जब हम जिससे सीखते हैं, चाहे वो आपका अपना हो या पराया हो, वो सब आपका गुरु है और उस सब गुरु को मैं नमन करता हूँ। साथियों, आज इस अवसर पे मैं आप लोगों के और बहुत सारे साथी ने एक बात पे जो सबसे ज्यादा जोर डाले हैं वो शिक्षा। तो मैं भी आप लोगों से आग्रह करूंगा कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक जो भी समाज, कोई भी समाज में शिक्षक नहीं होंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इस संसार में सर उठा के जीना है, मान सम्मान के साथ जीना है, तो आपको अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना जरूरी है। उसको पढ़ाइए लिखाइएगा, पढ़ेंगे लिखेंगे, समझदार होंगे, अच्छे काम करेंगे, काम जो भी करेंगे अच्छे तरीके से करेंगे। जरूरी नहीं कि सब आदमी कलेक्टर ही बन जाएंगे, लेकिन पढ़े लिखे होंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेंगे। जैसे हमारे पूर्वज मछली मारते थे, हमारे दादाजी मछली मारते थे, पिताजी मछली मारते थे, ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ। और हमारे पूर्वज जाल फेंकते थे, मछली निकाल लेते थे। एक दौर वो था। आज भी जो हमारा समाज पढ़ा लिखा समझदार नहीं है, मछली का ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, तो अपने पोखर में जीरा डालेंगे और 1 साल के बाद मछली निकालेंगे। 1 साल के बाद मछली निकालेंगे तो जो तालाब है उसका किराया देना पड़ता है और मछली का जो साइज है वो आधा किलो का होगा। लेकिन आज के तौर पे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जो फिशरी डिपार्टमेंट में कोर्स किए हैं या जाके सरकार के स्तर से जो सीख के आते हैं, वो तालाब में जीरा डालते हैं और साथ में उसको खाना भी डालते हैं। क्योंकि हमारे लोग पहले खाना नहीं डालते थे, इसलिए मछली का साइज जो है वो आधा किलो का निकलता था। और आज जो समय है वही तालाब में जब जीरा डालते हैं तो 1 साल के बाद निकालते हैं तो 1.5 किलो का मछली होता है। यानी कि आधा किलो से 1.5 किलो हो जाना, यानी कि 1 किलो का बढ़ोतरी होना। और 1 किलो का बढ़ोतरी में मतलब हुआ मिनिमम 250 रुपए किलो। और जीरा के 1 साल में उसको खाना के पीछे जो खर्चा होता है मात्र 50 रुपया। यानी कि आप 50 रुपया अगर आप लागत लगाएंगे 1 साल तक, तो आपका ये 5 गुना ज्यादा यानी कि 250 रुपया प्राप्त होगा। लेकिन पहले ऐसा था, क्योंकि मैं खुद देखता था, पिताजी जब मछली मारते थे, तालाब पे जीरा पालते थे, तो हम लोग देखते थे खाना नहीं दिया जाता था। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग खाना देते हैं, तो इससे आमदनी बढ़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब पढ़े लिखे लोग होंगे, जरूरी नहीं कि कलेक्टर बनेंगे, जो भी काम करेंगे सही से काम करेंगे, तरीका से काम करेंगे और वो अपने घर परिवार को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए, 1 रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के प्रति जागरूक होइए, अपने लोगों के प्रति जागरूक होइए, अपने लोगों के प्रति ईमानदार होइए। क्योंकि जब अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं होइएगा, इस समाज में जब भगवान हमको इंसान बना के भेजा था तो उस समय का सोच और समझ जो था वो अलग था। हर एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए खड़ा हो जाता था। लेकिन कुछ वर्षों से कह सकते हैं इस समाज में भी बहुत सारे लोग स्वार्थी हो गए हैं। और वो जो स्वार्थी जो लोग हो गए हैं, वो चाहता है कि आप हमेशा गुलाम बन के रहिए। वो चाहता है कि आज आपके पूर्वज भी मछली मारा और आप भी मछली मारते रहिए। वो चाहते हैं कि आपके पूर्वज मिट्टी काटे, आज भी मिट्टी काटते रह जाए। वो नहीं चाहते हैं कि आपका बेटा भी पढ़ के कलेक्टर बने। तो ऐसे लोग से तो लड़ना पड़ेगा, ऐसे लोगों से तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे हमारे 75 के बाद का समय लेंगे तो मंडल कमीशन लागू हुआ। उससे पहले जाएंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने देखा ये समाज को कैसे ऊपर लाया जा सकता है।
कुछ लोग तो बहुत आगे हैं, अच्छे से जिंदगी जी रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, उनको कोई कमी नहीं है। लेकिन एक लोग वो है जिसके पास कल क्या खाएगा उसके लिए व्यवस्था नहीं है, और इस समाज में समानता नहीं बढ़ेगा। इसके लिए आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? तो उनके गुरुजी जो थे, जिन्होंने उनको लंदन विदेश भेजे थे पढ़ने के लिए, साहू जी महाराज जी, वो जाति से अपर कास्ट थे, लेकिन वो एक दलित बेटा को पढ़ने के लिए विदेश तक भेजे। और साहू जी महाराज ने एक बार एक सभा में, जैसे आज सभा लगा है, तो इसी तरीके से सभा उस जमाने में लगता था 200 साल पहले। और उस समय में साधन जो आज गाड़ी है, उस समय में घोड़ा से लोग आते थे। वो जब सभा में बैठे थे महल में, तो उस समय में जो लोग आते थे अतिथि, तो उसका घोड़ा जब आता था, उसके खाने पीने का भी व्यवस्था उस समय के लोग राजा महाराजा कराया करते थे। तो उस समय में वो देखे कि अस्तबल में कई घोड़ा है, और एक ही जगह खाना डाल दिया। और एक जगह जब खाना डाल दिया है, तो जो शक्तिशाली घोड़ा था वो मार के भगा देता था, वो अपना पेट भर लेता था। जब उससे जो कमजोर होता था, जब उसका पेट भरता था, तो घोड़ा साइड होता था। तो जो उससे जो कमजोर था और बाकी से जो शक्तिशाली था, पहले वो चना खा लेता था, बाकी भूखा रह जाता था। तो वो समय में छत्रपति साहू महाराज जी ने ऊपर से देखते रहे कि ये तो अजब लीला है, जिसको भूख लगा, जो कमजोर है, उसको खाना ही नहीं मिल रहा है, और जो घोड़ा मजबूत है, सक्षम है, वो सबसे पहले खाना खा ले रहा है। तो उसने देखा कि ये तो विचित्र हालत है। तो उसके बाद जब संविधान लिखने का समय आया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान लिख रहे थे, तो उन्होंने अपने अम्बेडकर साहब को बताया था कि हमने ऐसा देखा था। और फिर अम्बेडकर साहब ने देखा कि इस समाज को अगर ऊपर लाना है, तो सबको अलग अलग घर पे रखना पड़ेगा, अलग अलग कैटेगरी में रखना पड़ेगा। जो कमजोर है उसके लिए आरक्षण का व्यवस्था करना पड़ेगा, सरकार की तरफ से विशेष फैसिलिटी देना पड़ेगा। और फिर वो देश में आरक्षण लागू किया गया। उसके बाद आपने देखा होगा 75 के बाद मंडल कमीशन लागू। आज आप कल्पना कीजिए कि हमारे पूर्वज आपके लिए, हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आज ओबीसी के आरक्षण नहीं होता तो आज आप और हम कहाँ होते? कल्पना कीजिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज आरक्षण अगर दलित भाई के लिए, आदिवासी भाई के लिए अगर नहीं देते तो आज क्या होता? आज उनके पास विशेष एक्ट है, आज उनके कोई मारेंगे तो जाके केस कर देंगे, तो हेरिटेज एक्ट लग जाएगा। और जब हेरिटेज एक्ट लग जाएगा तो विशेष उनके लिए व्यवस्था है, उनके लिए विशेष जांच है, विशेष सरकार व्यवस्था, पुलिस जांच करेगा और गुनहगार को जल्द से जल्द सजा दिलाया जाएगा। तो ये बाबा साहब ने किया। तो जो स्वार्थी लोग हैं वो नहीं चाहता है कि गरीब का कल्याण हो। आज हमारे समाज को बंगाल में आरक्षण मिला है, उनको मिल रहा है, बिन बेलदार, नुनिया, मला, निषाद के सभी उपजाति को, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है, झारखंड में नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा, फिर दिल्ली में मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि जब देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, एक संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों है? जरूरी है हम मजबूती से संघर्ष करें, और जब हम संघर्ष करेंगे, हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचेंगे, तो शायद दिल्ली की सरकार जिनका भी हो वो सोचेंगे, विचार करेंगे। जब बच्चा को भूख लगता है तो रोता है, तब रोता है तो उसका माता उनको दूध पिलाता है, इसलिए कि वो देखते हैं कि ये रोया, इनको यानी कि भूख लगा है। तो आज आपको भी अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने भले आपको पैसा नहीं दिया, लेकिन एक ताकत दिया, वोट बैंक का। आज आपके पास वोट में वो ताकत है कि एक वार्ड सदस्य आप बनाते हैं, और देश के प्रधानमंत्री भी आप ही बनाते हैं, और राज्य का मुख्यमंत्री भी आप ही के वोट से बनता है। और मैंने भी देखा कि समाज में गरीबी है। ऐसे तो मैं खुद एक गरीब परिवार में जन्म लिया, जहाँ लाखों हजारों समस्या था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। आज 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर, माँ बाप भाई बहन सबको छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, वहाँ पे मुकाम को हासिल किया, लेकिन अपने घर परिवार को छोड़कर। और जब मैं बिहार आया तो मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी गरीब समाज को, मछुआरा समाज को इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और फिर मैंने मुंबई के ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ा। लोग गांव से निकल के शहर जाते हैं, मजबूरी होता अपने घर परिवार को छोड़कर शहर जाना,
लेकिन मैं शहर जाने के बाद घर परिवार को मुंबई में छोड़कर आज आपके बीच में हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भले हमें तकलीफ हो, कष्ट हो, लेकिन कल हमारा आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी जिए और उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। आज आप सब एहसास करते होंगे कि कितना कष्ट में जिंदगी आप जी रहे हैं। हमें जब पंडित जी मिलते हैं तो कहते हैं कि बेटा अच्छा कर्म करो और स्वर्ग, उसके ऊपर स्वर्ग मिलेगा। और हमारे बहुत सारे साथी ऊपर गए और आज तक हमको टेलीफोन करके बताया नहीं कि हम स्वर्ग में आए कि नरक में आए। हमको आज तक किसी ने बताया नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई हमको फोन करके बताए कि वो स्वर्ग में गए कि नरक में गए। मेरा मानना है इसी धरती पर स्वर्ग और नरक है। यहाँ पे अगर गरीब है तो मान लीजिए आप नरक में हैं, और अमीर है तो मान लीजिए स्वर्ग में है। अमीर है, आपके बच्चों को इलाज के लिए बुखार आया, इलाज करना है, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कीजिएगा, आपके बच्चे सही हो जाएंगे। और आप गरीब हैं, आपके बच्चे को तबीयत खराब होगा, आपके बच्चे इलाज के अभाव में तरफ तरफ के मर जाएंगे। और आप समझिए कि एक माँ, एक बाप होने का पीड़ा, एक दर्द आपको क्या होगा जब आपके बच्चे आपके गोद में नहीं होगा, तरफ तरफ के मर जाएगा। तो ये कैसे व्यवस्था को दूर करना है, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और इसके लिए ऐसी सरकार को बनाना पड़ेगा जो सरकार खास करके देश के चाहे जाति वर्ग, हर वर्ग में जो गरीब व्यक्ति है, अंतिम पायदान पे है, उनके लिए सोचना है। आज बताइए, इस देश में सब चीज बराबरी करने की बात हो रहा है। अभी हम सुन रहे हैं कानून के सामान्य कानून ला रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोग एक सामान्य कानून में रहेंगे। मुझे लगता है कि आज से पहले जो कानून है ये बुरा भी नहीं है, रहा कि इसमें संशोधन करना तो सही बात है, समय के अनुकूल संशोधन भी होना चाहिए, इसका हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है कानून तो सबके लिए अच्छा है। कोई भी व्यक्ति किसी को हत्या कर दे, उसका एक ही अंजाम है, फांसी। चाहे कोई भी जाति के लोग किसी को भी हत्या कर दे, उसका अंजाम एक ही है, फांसी, और वो मिलेगा। तो आप ये तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी कम ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़े लिखे। लेकिन आप बताइए कि ये सही होगा ना जब कलेक्टर का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा, मुकेश सहनी का बेटा और एक गरीब का मछुआरा का बेटा भी एक ही स्कूल में पढ़ेगा? तो ये सही होगा कि नहीं होगा? सही होगा ना। जब कलेक्टर का बेटा, एसपी साहब का बेटा, प्रधानमंत्री जी का बेटा, मुख्यमंत्री जी का बेटा, विधायक सांसद का बेटा या गरीब का बेटा एक ही हॉस्पिटल में इलाज कराएगा, ये सही होगा कि नहीं होगा? ठीक होता, सही होगा। तो ये काम सोचना सरकार का भी है। जब आम जनता ये बात को सोच सकता है तो ये काम तो सरकार का भी है करना। और सरकार अगर ये काम नहीं कर रहा तो ये मान लीजिए, चाहे सरकार किसका भी क्यों ना हो, वो आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नाइंसाफी कर रहा है। तो इसलिए साथियों, आपको ऐसे विचारधारा के साथ चलना है, अपने हक अधिकार के लिए जीना है, लड़ना है। आज आप जो परेशानी झेल रहे हैं, अगर आप अधिकार के लिए खड़ा नहीं होंगे तो जितना परेशानी आज झेल रहे हैं, तो आने वाला समय में इससे ज्यादा परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ अच्छा कर देते हैं, तो आपके आने वाला पीढ़ी को उतना परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। आप बताइए ना, एक समय था जमीन के लिए कोई लड़ता था, जमीन ऐसे पड़ा रहता था, जिधर जिसको रहना हो रहो। लेकिन आज बताइए, एक एक धूर 4-4 इंच जमीन के लिए लोगों का हत्या कर दिया जा रहा है। यानी कि आने वाला समय में एक एक जमीन है ना, सोना से भी ज्यादा महंगा होगा। तो इसके लिए आपके भी अपने आने वाला पीढ़ी के लिए जमीन को बचा के रखना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी के पास है हजारों लाखों एकड़ और किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है। तो इसके लिए आपको बराबरी की सरकार चाहिए, आपकी अपनी सरकार चाहिए। मैंने भी बिहार में आया, मैं संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था। हर चुनाव में हर नेता वादा करते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे कि मुकेश सहनी का भी कोई वादा है। फिर मुझे लगा 2017 में जब अनशन पे 7 दिन के लिए बैठा तो मैंने देखा
कि लालू प्रसाद जी अगर बिहार का मुख्यमंत्री बन के अपने समाज को कल्याण कर सकता है, अपने दल बना के अपने लोगों को बल दे सकता है, अपना दल बना के अपने लोगों को दलदल से बाहर निकाल सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? फिर हमने भी अपना दल बनाया, दल बना, बल प्राप्त हुआ, और बल प्राप्त हुआ तो अपने लोगों को लिए हम लोग काम कर रहे थे। तो खैर आप सबको पता होगा कि इसके पीछे कहानी क्या क्या है, अभी उस पर हम विस्तार से नहीं जाएंगे। लेकिन साथियों, जिसके पास दल बना है उसको बल मिला है, और जिसको बल मिला है उसका हर समस्या का हल हुआ है। चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हो, मुलायम सिंह यादव जी हो, बहन मायावती जी हो, या हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, जिनको दल मिला है उनके पार्टी को बल मिला है, और जब बल मिला है तो हर समस्या का हल किया गया है। तो साथियों, आज इस संसार में SC ST OBC इन लोगों को आरक्षण मिला था। आज भारतीय जनता पार्टी के आने से सामान्य वर्ग को भी आरक्षण मिला, क्योंकि उनकी अगर सरकार बना तो उस समाज को बल मिला। आज उन समाज में 8 लाख से कम कमाने वाले गरीब अपर कास्ट को आरक्षण मिल रहा है, तो क्योंकि उनको दल बना तो बल प्राप्त हुआ। तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, ये बात सही है। सरकार का काम है, चाहे वो हमारे राम का बेटा हो, मूसर का बेटा हो, पासवान का बेटा हो, मल्लाह का बेटा हो, या झा जी हो, या सिंह जी हो, हर या कुशवाहा जी हो, जो भी समाज गरीब है उनका सरकार का काम है उसको आगे बढ़ाना। लेकिन आप ये तो मान लीजिए कि निषाद का बेटा भी गरीब है, 8 लाख क्या 1 लाख भी सालाना नहीं कमा पाता है, और जब नहीं कमा पाता है, हमारे भाई को बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप अपने पैर पे खड़ा नहीं है, आप अपने आने वाला पीढ़ी के लिए संघर्षशील नहीं है, आप अपने आने वाला पीढ़ी के लिए संघर्ष नहीं करना चाहता है, और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए पसीना नहीं बहाना चाहते हैं। तो साथियों, समय आ चुका है, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए पसीना बहाइए, खून बहाइए। जरूरी पड़ा, आज हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल अंग्रेज से लड़े, खून बहाए, फांसी पे चढ़े, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ। तब आज आज़ाद भारत में हम सांस ले रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि हम आज़ाद भारत में हैं। आज कल्पना कीजिए कि आपके पूर्वज अंग्रेज से लड़ाई नहीं लड़ते तो आज किसी अंग्रेज के बाथरूम में या घर में आप काम करते रहते, आपको इससे बेहतर जिंदगी नहीं मिलता, आपके गुलामी की जिंदगी मिलता। आज हमारे धन्य है हमारे पूर्वज जिन्होंने फांसी के फंदे पे चढ़ गया और हमारे देश को आज़ादी दिलाया। उसी तरीके से आज अगर आप अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी जो है वो आपको हमेशा याद करेगा। अगर आप नहीं काम कीजिएगा, अगर आज चुप जाइएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि इस समाज में आज चालाक लोग आ गए हैं, जैसे क्लब का अंगूठा काट लिया गया, इसलिए काट लिया गया था क्योंकि संसार का सबसे 1 नंबर का धनोधर नहीं बने, इसलिए अंगूठा काट लिया गया था। आज इसलिए आज टैलेंट जिसके पास है उसको टैलेंट को दबाया जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि गरीब का बेटा भी आगे बढ़ सकता है और बड़ा से बड़ा ऑफिसर और बड़ा से बड़ा लोग बन सकता है। आज उसको दबाया जा रहा है। ये कब होगा? जब समाज में सभी लोग एक बराबरी का होगा, तब ये सारा चीज दूर होगा साथियों। इसलिए आने वाला समय हमारे लिए बहुत अहम है, और मैं अभी सेंटर में हूँ, ना लेफ्ट में हूँ ना राइट में हूँ। हमको लेफ्ट और राइट से कोई मतलब नहीं है, हमको तो सिर्फ संविधान से मतलब है। बाबा साहब का बात हमें याद है कि अपने समाज को अगर जिंदा रखना है तो उसके लिए संघर्ष करो। और हम देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, मायावती, पासवान जी, सब लोगों ने संघर्ष करके अपने लोगों को कुछ दिए, तो हम भी संघर्ष करेंगे। और हमने संघर्ष करके बहुत कुछ प्राप्त किया। बिहार में हमने इतिहास रचा, हम मंत्री बने, अपने दम पे बने, हमने एक मुख्यमंत्री बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ नहीं लेते, हम जिसको चाहते वही शपथ लेता। ये हमारे पास ताकत था, और आने वाले समय में इससे बड़ा ताकत होगा। 4 विधायक बना तो हमने इतना पावर में, आने वाले समय में 40 बनाएंगे। हमारी पावर दिल्ली तक होगा। आप देखे होंगे पासवान जी के पास 1 सीट था
और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार को गिरा दिए थे, क्योंकि उनके पास बहुमत था। आप झारखंड में आप देखे होंगे मधु कोड़ा साहब एक विधायक को लेकर वहां पे मुख्यमंत्री बन गए। तो साथियों, ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद आपके वोट से बनता, और वोट मुकेश सहनी के पास है, मल्ला निषाद के बेटा के पास है। और आने वाले समय में अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अपने हर समस्या को हम दूर करने के लिए जाएंगे। साथियों, मैंने कहा मैं अभी बीच में हूँ, ना लेफ्ट हूँ ना राइट हूँ, और आने वाला समय में दिल्ली में प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ा रेस है। और प्रधानमंत्री हमको नहीं बनना है जो हमको बहुत ज्यादा घबराना है, परेशान होना, और ना ही हमको सांसद बनने का भी शौक है। बना जाएगा, संघर्ष करेंगे, लड़ते लड़ते बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो क्या हुआ। तो हमें सिर्फ आरक्षण चाहिए, और आरक्षण जिनको चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए, और जिनको वोट चाहिए वो हमारी बात सुने। जो हमारी नहीं सुनेगा, आने वाले समय में उनका हम नहीं सुनेंगे। 25 जुलाई के बाद हम पूरे बिहार, यूपी, झारखंड 100 दिन के यात्रा पे निकल रहा हूँ, और आपके जिला में भी रथ यात्रा निकलेगा। और उस समय में आपको ताकत दिखाना पड़ेगा, आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि आप सन ऑफ मल्ला के साथ हैं या नहीं है। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि आप अपने पार्टी के साथ हैं या नहीं है। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि आप अपने आने वाला पीढ़ी, बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आपको संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जिससे लड़ाई है उन्होंने हमको कहा हमारी बात मान लीजिए तो अभी सही रहेगा, नहीं बात मानिएगा तो आप हवा में उड़ जाइएगा। मतलब क्यों? बोला कि आपके जात का वोट जो है वो हम खरीद लेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा है। बोला ये भ्रम में मत रहना, वो 10 साल पहले वाला निषाद अभी नहीं है, अभी निषाद बदल चुका है। और आने वाला समय में हर एक लोग, अगर आप वेद व्यास जी को मानते हैं तो वेद व्यास जी को साक्षी मान के संकल्प लेना पड़ेगा कि आप मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी के साथ है, और वीआईपी पार्टी जो निर्णय लेगा उसके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं लेना है तो मंच पे से दूर हो जाइएगा, जिनको लेना है वही सामने आएंगे, जिसको नहीं लेना होगा वो अपना चेहरा दिखाइएगा कि हम नहीं लेंगे। तो ऐसे कार्यक्रम के लिए हम लोग निकलेंगे, और पूरे बिहार और यूपी, झारखंड में, तीनों राज्य में हम लोग आने वाला समय में अपने लोगों को जागरूक करके, और ये हमारी लड़ाई है। अगर इस बार आरक्षण नहीं मिला तो कभी आरक्षण नहीं मिलेगा, फिर जब भी आरक्षण मिलेगा आपको अपने खुद को सत्ता में पहुंचकर फिर आरक्षण आपको मिल सकता है। दूसरा कोई आपको आरक्षण देने वाला नहीं है। और मैं कोई नया आरक्षण नहीं मांग रहा हूँ, हमारा समाज को आरक्षण प्राप्त है। एक होता कि नया मांगना, हम नया नहीं मांग रहे। हमारा बंगाल में आरक्षण मिल रहा है। बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा पहले एक ही राज्य था, राज बंटवारा हुआ, एक भाई को आरक्षण मिल रहा है, एक भाई को नहीं मिल रहा। तो ये तो नाइंसाफी है। तो हम कोई नया आरक्षण नहीं मांग रहे कि किसी को परेशानी होंगे। अगर हमें आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ तो ये मान लीजिए कि कोई भी आपके समाज को पसंद नहीं करना चाहता है। तो इसलिए वेद व्यास परिषद में जयंती पे हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत सारा पॉलिटिकल बात कर दिए। ऐसे तो हम सोचे थे कि कम बोलेंगे, एक समय आएगा तब बात रखेंगे, लेकिन खैर ये भी सीखने की बात है, संघर्ष करने की बात है। हमारे पूर्वज, हमारे लोग हमेशा यही सिखाते हैं कि पढ़ लिख कर काबिल बनो, आगे बढ़ोगे। तो यही बात आज आपके बीच में भी मैंने रखा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी यहाँ पे हमारे विशेष अतिथि जी विक्रम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत पेशेंस के साथ आप सुने। तमाम हमारे यहाँ पे पदाधिकारीगण को धन्यवाद, हमारे सीमा कुशवाहा जी को विशेष धन्यवाद कि आप पार्टी को वीआईपी परिवार में आप आ रहे हैं, तो आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित तौर पर आज ये पार्टी हर जाति, हर धर्म,